दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय रेल को निजी हाथों में कोई नहीं भेज सकता। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, 18,000 रुपए दे दिए तो हमने हड़ताल का नोटिस दे दिया। हम अपने हक के लिए अपने बाप से भी लड़ेंगे। अन्याय सहकर बैठ जाना ही महादुष्कर्म है। जो है वो उसके बारे में सुधांशु जी आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। ये वो कर्मचारी है जो कि 24 घंटे हर मौसम में, जाड़ा, गर्मी, बरसात, आज जब 45 डिग्री टेम्परेचर होता है तो हमारी पटरियों का एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो 52 डिग्री हो, उन पर ये साथी काम करते, उन पे गाड़ियों का परिचालन करते, वहां के रोलिंग स्टॉक को ठीक करने का। और कोई भी भारतवर्ष में ऐसा सरकारी विभाग हमको कोई बता दे, मैं तो सेना को मिला करके कहूंगा युद्ध हो जाए तो बात अलग है। कारगिल नहीं होता तो शायद इतने हमारे साथी शहीद नहीं होते। ये दुर्भाग्य था, वो थोपा गया हमारे को। लेकिन ये रेल कर्मचारी है जहां हर साल हमारे 500-600 साथी अपनी नौकरियां कहते हुए अपनी शहादत देते हैं और गाड़ियों को चलाने का काम करते हैं। ये हमारा रेल कर्मचारी। कोई सरकारी विभाग ऐसा नहीं है जहां के इतने लोग शहादत, मिलिट्री से भी ज्यादा सर। और अगर ऐसे लोगों के साथ में अन्याय हो तो वो अच्छी बात। हम लोगों को महसूस होता है कि हमें जो चाहिए वो हमको मिल नहीं पाता। देश बेहतर चले, हमारे लिए भी पहले देश है, उसके बाद में हमारी रेल है, उसके बाद में हमारा रेलवेमैन है और उसके बाद में हमारी यूनियन। अगर देश रहेगा, रेल रहेगी, रेल कर्मचारी रहेगा, तभी यूनियन रहने वाली है। यही बात हम लोग अच्छी नहीं। तो इसलिए हम अपने कर्तव्य में कभी शिथिलता नहीं ला। चाहे युद्ध हो, चाहे कोई भूकंप आ जाए, कोई तूफान आ जाए, अगर सबसे पहले फौज को पहुंचाने का काम, रसद को पहुंचाने का काम, गोला बारूद पहुंचाने का काम सीमा पर कोई करता है तो भारतीय रेल करती है, कोई दूसरा नहीं। कहीं भी भूकंप आया, सबसे पहले पटरियां टूटी हुई हैं, उनको जोड़ करके अगर राहत सामग्री लेकर के सबसे पहले कोई पहुंचने का काम करता है तो भारतीय रेल है, कोई दूसरा। सुधांशु जी हमारे साथियों ने तमाम लड़ाइयों में अपनी शहादत भी देने का काम। चाइना वार हुआ, उसमें भी हमारे साथी मारे गए। पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, उसमें भी हमारे साथी मारे गए। तमाम ट्रैकमैन साथी हमारे जो है वो ट्रैक को ठीक कर रहे थे, बम्बार्डमेंट हुआ उन लोगों की जान। हर साल हम लोगों को शहीद का दर्जा देते हैं, उनका जो है वो हम लोग करते हैं। हालांकि हमारे जो हर साल मरने वाले साथी हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि उनको भी शहादत का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जो रेलवे बोर्ड का आदेश है कि जो सबसे नजदीक, सबसे बड़ा अधिकारी हो वो तो जाके उनको सांत्वना दे, वो भी नहीं हो पाया। खैर उसकी पीड़ा हम अपने घर में निपटा लेंगे। और खुशकिस्मती से चाहे जो मंत्री रहा हो वो फेडरेशन की बात को सुनता है, तो इसलिए वहाँ पर आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरी पीड़ा है, इसलिए मैंने आपके सामने। बहरहाल मेरी एक विनती जरूर है कि अब रेल कर्मचारी कब तक इन सब चीजों को बर्दाश्त। तो दो सवाल बहुत बड़े हैं। एक तो यह है कि ये सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, हमें खुशी है कि चाहे जितना कोई ढोल पीटे और चाहे जितना भी इस तरीके का प्रचार हो कि भारतीय रेल तो रहेगी नहीं, निजी हाथों में चली जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय रेल को निजी हाथों में कोई नहीं भेज सकता। देश में योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना था, उस जमाने की योजना आयोग का उपाध्यक्ष मोलटेक सिंह अहलूवालिया, मेरी समझ से कभी वो भारतीय ट्रेन पे यात्रा नहीं की। मैंने एक बार विज्ञान भवन की एक सभा में उससे एक सवाल पूछ भी लिया कि सर आप कभी भी भारतीय रेल पे यात्रा किए हैं क्या? तो ही फेल्ट वेरी मच अफेक्टेड। किया आदमी, अदना सा आदमी, भारत
सरकार के योजना आयोग के उपाध्यक्ष से पूछ रहा है कि आपने कभी भारतीय रेल की यात्रा की। इसलिए मैंने उसको ये बात कही कि उसने चेयरमैन रेल बोर्ड की चिट्ठी लिखी थी कि दुनिया में सारी दुनिया की रेलें निजी हाथों में चली गई हैं, भारतीय रेल में क्या सुखाव के पर लगे हुए हैं जो नहीं जानते। उस पत्र की लैंग्वेज से मुझे लग रहा था कि इस व्यक्ति ने शायद भारतवर्ष की रेल के जानते ही नहीं कि यहाँ खाली जो है वो हवाई जहाज में उड़ने वाले लोग यात्रा नहीं करते, यहाँ खाली फर्स्ट एसी में चलने वाले लोग यात्रा नहीं करते, यहाँ 2 एसी में यात्रा करने वाले लोग यात्रा नहीं करते। यहाँ वो लोग यात्रा करते हैं जो सवेरे घर से सूखी रोटी और नमक, अगर प्याज की कीमत बढ़ी हुई नहीं हो तो प्याज की आड़ी लेकर के इस ट्रेन पे यात्रा करते हैं, प्लेटफॉर्म का पानी, नल का पानी इस्तेमाल करते हैं और अपने घर जाने का काम करते हैं। 2.5 करोड़ लोग रोज भारतीय रेल में एक सिरे से दूसरे सिरे पर यात्रा करते हैं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम से पूरब पहुंचाने का काम करते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मुझसे लोगों ने पूछा कि भारतीय रेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, वहाँ के प्रेस के लोग थे। मैंने उनसे कहा वी कैरी एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑन अवर ट्रेन इन अ डे एंड दैट वाज हेडलाइन ऑफ दैट न्यूज़। हमने कहा तुम्हारा देश जितना बड़ा है उसकी पूरी जनसंख्या को हम एक दिन में भारतीय रेल पे इधर से उधर पहुंचा, ये बात है। तो इसके बारे में अगर कोई ये कल्पना करे कि इसको कोई निजी हाथों में सौंप देगा, ये सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। लेकिन एक बात जरूर है कि मुझे तकलीफ तब होती है जब सेफ्टी कैटेगरीज के तमाम कैडर में जो है वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, आउटसोर्सिंग के नाम पर जब ऐसे लोगों को लगाया जाता है, क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम, वो तो जब रिजल्ट आएगा तब। तो माथुर साहब भी खूब हम लोगों को जो है वो रसगुल्ले खिलाते रहे, जितेंद्र भाई भी उस समय हम लोगों के साथ में थे, और आखिर में तो उन्होंने कह दिया था कि 20,000 रुपये जो है वो हम निश्चित तौर पर आपको दें, और बाद में कटौती हो गई, उसमें 18,000 रुपये हो गए। उसका क्या कारण था मैं उसका खुलासा तो नहीं कर सकता, लेकिन रेल कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो विप्लव, और ऑल इंडिया रेल फेडरेशन को इस बात का फख्र है कि हमने सन 60 में, सन 74 में और सन 68 में 3 हड़तालें राष्ट्रीय स्तर पर करने का काम किया, और मुझे खुशी है कि इन सब हड़तालों में अटल जी ने हमारी रहनुमाई करने का काम। तो ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, 18,000 रुपए दे दिए तो हमने हड़ताल का नोटिस दे दिया। हमने कहा भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, हम कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आप हमारे जो है वो कुर्सी पर बैठ गए, आपके पास तख्ते ताउस मिल गया तो राजा हो गए तो हम आपसे नहीं लड़ेंगे। हम अपने हक के लिए अपने बाप से भी लड़ेंगे। अन्याय सहकर बैठ जाना ही महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड। तो एक सोच हम नहीं चाहते, हम ये जरूर कहते हैं कि हमारे संगठन को पूरे तौर पर मजबूत होना चाहिए। आपके पास बहुत ताकत रहनी चाहिए हमेशा। हम देश के नागरिक हैं, मैंने पहले ही कहा है कि हमारे लिए पहले देश है, उसके बाद रेल है, हमारे उपभोक्ता है और हमारे रेल कर्मचारी है, उसके बाद में हमारी यूनियन। लेकिन कोई ये उम्मीद करे कि हम खड़े खड़े रेल को बेचने का काम करें तो ये ऑल इंडिया रेल फेडरेशन कभी होने नहीं देगा, ये बात साफ है। मुझे खुशी है कि चाहे पीयूष गोयल जी रहे हो, चाहे अश्विनी वैष्णव जी हो, चाहे सुरेश प्रभु रहे हो, चाहे सदानंद गौड़ा रहे हो, जितने भी मंत्री रहे हैं, किसी ने भी ये बात नहीं कही कि हम रेल को बेचने का काम करेंगे। सबने पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर ये कहा है कि नहीं, रेल जो है वो भारत सरकार की संपत्ति है, वो भारत सरकार के स्वरूप में। 8वें वेतन आयोग से हम लोगों को कुछ आशाएं हैं।
हमने जो मेमोरेंडम दिया है वो बहुत सोच समझ के, सरकार उसमें क्या देगी वो जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल हम लोगों ने जो सिद्धांत के तौर पर वहां पर उठाने का काम किया है, वो सवाल है कि हमारे वेतन की संरचना के लिए जो बेसिक फार्मूला है वो क्या होना चाहिए। तो आज तक 3 यूनिट हुआ है। 3 यूनिट में 1 यूनिट पुरुष का, 0.8 महिला का। अब बताइए, महिलाओं का आज के जमाने में भी, इस सरकार में भी सुधांशु जी अगर 0.8 रहे तो कितने खराब। मुझे पूरी आशा है कि इसको आप जो है वो अपने स्तर पर अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और आज की तारीख में अगर पुरुष 1 यूनिट है तो महिला भी 1 यूनिट होना चाहिए। और नहीं तो कोई हमको बता दे कि महिलाओं पे कम खर्चा है, पुरुषों से ज्यादा ही खर्चा है उनको, है या नहीं? बच्चों का चलो 0.6 आपने कह दिया, मान लिया मैंने। आप उनको 0.5 भी कर दो तो मान लो। हालांकि है नहीं, आजकल शिक्षा महंगी, चिकित्सा महंगी, बच्चों पे खर्चे ज्यादा बढ़े हुए और माँ बाप पेट काट करके अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए कोशिश भी करें। लेकिन अभी हुआ है कि आने वाले समय में हमको खुशी है कि हमारे वर्तमान सरकार के लेबर मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई, उसमें तमाम और इश्यूज हैं। लेकिन फैमिली कंपोजिशन पर उस रिपोर्ट में भी कहा गया कि माँ बाप को परिवार से अलग नहीं किया जा सकता, पेरेंट्स विल बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। ये हमारी श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट है, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की। तो हमने पे कमीशन को कहा है कि ये जो 3 यूनिट का मामला है इसको 5 यूनिट का। अभी भारतीय न्याय संहिता जो पहले सीआरपीसी होती थी उसको बीएनएस हो गया है, उसके सेक्शन 20 में कहा गया है, मनोज भाई समझ लो, तुमको बता रहा हूं कि अगर कोई अपने बाप को, अपनी मां को तकलीफ पहुंचाएगा तो उस बंदे को जेल भेज दिया जाएगा। ये सीनियर सिटीजन एक्ट आ गया। हमारे तो खैर संस्कारी ऐसे नहीं है कि हम माँ बाप का कभी सामने कोई प्रतिवाद कर सकें। अभी भी इनके माँ बाप हैं, वो जब सामने जाते हैं वो कुछ कह देते हैं तो हमारी समझ में सारे संस्कार वाले लोग ही हैं, वो उनके सामने आज भी बोल नहीं पाते। तो आज सरकार की जिम्मेदारी है कि उन बूढ़े माँ बाप की इज्जत बनी रहे समाज में, घर में उनकी देखभाल बनी रहे, तो इसके लिए 5 यूनिट करना चाहिए। इस सवाल पर मैं सुधांशु भाई का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूँ, उनसे मदद की भी उन्होंने कहा था कि मैं बहुत कम समय लूँगा, लेकिन आप जैसे कार्यकर्ता, प्रबुद्ध कार्यकर्ता सामने हो, सुधांशु भाई जैसा प्रबुद्ध नेता हम लोगों के बीच में हो, तो फिर बात कुछ थोड़ी लंबी हो जाती है और बात चलती है तो फिर बहुत दूर चली जाती है।